डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी। तो हमने 140% जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 141 से लेकर के 170 तक 30% डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। किसके वाक् तंतुओं की लंबाई सबसे कम होती है? तो पुरुषों की सबसे ज़्यादा, लड़कों की, महिलाओं की, लड़कियों की। तो यहाँ पर लड़कियाँ दी हुई हैं तो इनकी सबसे कम होगी। अगर लड़कियाँ ना हो तो महिलाओं की होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 की तरफ जब हम चलते हैं तो 42 में हमसे पूछा है मानव नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, मानव नेत्रगोलक का जो व्यास है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में मनुष्य में वाक तंतु की सामान्य लंबाई होती है। तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर वाक तंतु की लंबाई 20 mm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में मनुष्य की मृत्यु के कितने समय बाद तक नेत्र निकाले जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। 4 से 6 घंटे घंटे तक उसके नेत्र जो है वो जीवित रहते हैं, तो उसको निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करते हैं तो डॉक्टर 4 से 6 घंटे तक उसकी आंख जो है वो निकाल सकते हैं। आगे इसके बाद में एक लड़के ने नीचे दिए गए चित्र के अनुसार प्रयोग स्थापित किया। जब यह लड़का चुंबक को लकड़ी पर के बोर्ड पर सरकाता है तो बॉल बेरिंग भी चुंबक के रास्ते और दिशा का अनुसरण करने लगती है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर इसमें क्या है, एक लड़के ने नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार प्रयोग स्थापित किया। जब वह लड़का चुंबक को लकड़ी के बोर्ड पर सरकाता है तो बॉल बेरिंग भी चुंबक के रास्ते और दिशा का अनुसरण करने लगती है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? तो इसमें प्यारे बच्चों जो आएगा, ये लास्ट वाले दोनों ऑप्शन सही बनेंगे। इसके अंदर बॉल बेरिंग चुंबकीय पदार्थों से बने होते हैं, बिल्कुल। चुंबकीय बल लकड़ी के बोर्ड से गुजर सकता है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा जिसमें आपको दिखाई दे वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 146 नंबर प्रश्न की तरफ। 146 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु फर्श पर सबसे अधिक दबाव डालती है? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान एक समान है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्श पर जो दबाव डालेगी वो नीचे से जो नुकीली होगी वो दबाव डालेगी, जिसका एरिया सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर दाब जो है वो क्या होती है, बल बटा क्षेत्रफल होती है। क्षेत्रफल नीचे है तो एरिया कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा। तो इसमें एरिया यहाँ पर बिंदु समान है तो इसमें सबसे ज़्यादा दाब लगेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 47 में क्या पूछा है? 10 किलोग्राम के ब्लॉक को दो हल्के कमानीदार तराजुओं के माध्यम से नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार लटकाया जाता है। यदि दोनों कमानदार तराजुओं के द्रव्यमान को नगण्य समझा जाए तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इन दोनों तराजुओं को यहाँ पर लटकाया गया है, एक के नीचे एक। नीचे 10 किलोग्राम का जो है वज़न डाला गया है तो दोनों में 10-10 दिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो 147 का कौन सा सही होगा? दोनों तराजुओं की रीडिंग 10 किलोग्राम होगी। मैंने क्या बताया था? दोनों तराजुओं की रीडिंग 10 किलोग्राम होगी। नीचे वाले तराजू की रीडिंग 0 होगी। तो नीचे वाले में 0 दिखाएगा, ऊपर वाले जो तराजू है उसमें 10 किलोग्राम रीडिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार दो वस्तुएं ए और बी रूखे धरातल पर गतिमान है। यदि ए का वेग वस्तु के बी से अधिक है तो यहाँ पर देखो, एक वस्तु 50 किलोग्राम की है, एक 100 किलोग्राम की है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पर जो इस 148 नंबर है इसमें क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वस्तु बी दूसरी वस्तु ए की तुलना में घर्षण बल का अधिक अनुभव करेगी। कौन सी? जिसका यहाँ पर वजन ज़्यादा है वो। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यदि एक सीप और एक कार का द्रव्यमान और गति एक समान है तो चलते हुए सीप को रोकने में कार की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वह कार की अपेक्षा अधिक दूर जाकर रुकता है। नंबर कथन क्या है? पानी की सतह पर घर्षण ठोस सतह की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो कथन तो यदि एक सीप और एक कार का द्रव्यमान और गति एक समान है
तो चलते हुए शिप को रोकने में कार की अपेक्षा अधिक समय लगता है और वह कार की अपेक्षा अधिक दूर तक जाकर रुकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पानी की सतह पर घर्षण ठोस सतह की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन सही हैं। कथन दो कथन एक का सही विवरण भी है, विवरण है, इसमें है होना चाहिए। एक मिनट, ये वाला सही होगा। दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक का सही विवरण है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 150, आर्गन पाइप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पर तापमान के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्गन पाइप जो है वो तापमान बढ़ने से जो ध्वनि है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है 151 नंबर प्रश्न। 151 नंबर प्रश्न के अंदर आपको पूछा है, एक ट्यूनिंग फोर्क हवा में ध्वनि की तरंगें भेजता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड बदल जाएगा? तो प्यारे बच्चों, कौन सा? तरंग दैर्घ्यता बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे 152, बाग में कुत्ता भौंकता है और 0.5 सेकंड के बाद अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नज़दीक की इमारत से टकराकर वापस आती है। यदि वायु की ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो कुत्ते और इमारत के बीच की दूरी कितनी है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो 86.5 होगा। कितना होगा? 86.5 मीटर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या दी हुई है, देखो, ये चाल दी गई है, समय दिए गए हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। जब इनकी करते हैं तो गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 86.5 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। नंबर एक, जो ध्वनि की गति सर्दियों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में अधिक तेज होती है। कथन दो, ध्वनि की गति तापमान पर निर्भर करती है। तो दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ये बातें दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद 154 नंबर प्रश्न की तरफ। 154 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो वे किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाएंगे? तो यहाँ पर कोण निकालने का जो फॉर्मूला होगा 360/90, 90 चौका, और सम नहीं आएंगे प्रतिबिंब, तो चार में से एक घटाएंगे। कितना घटाएंगे? एक। अगर सम संख्या आ जाए प्रतिबिंबों की तो तीन प्रतिबिंब बनेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 360 को जितने का कोण बनता है उससे भाग देंगे। अगर जो प्रतिबिंबों की संख्या सम आ रही है तो उसमें से एक माइनस करेंगे। तो कितना आया? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अभिवर्धित प्रतिबिंब को उत्तल लेंस की मदद से देखना चाहता है तो उसे लेंस को कहाँ रखना चाहिए? तो इसके बाद में वस्तु के समीप जिससे वस्तु लेंस की फोकस दूरी के भीतर रहे। इसके बाद आगे है 156 नंबर। एक प्रिज्म प्रकाश की किरणों को अलग अलग रंगों में बिखेर देता है किंतु कांच की स्लेब विक्षेपण नहीं दर्शाती। क्योंकि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उस समय ये नहीं दिखाती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद 157 नंबर प्रश्न की तरफ। एक ऑटिशियन मरीज के पीछे की और उसके 50 सेंटीमीटर की दूरी पर टेस्ट कार्ड रखता है। यदि मरीज 100 सेंटीमीटर दूर रखे हुए समतल दर्पण में टेस्ट कार्ड के प्रतिबिंब को देखता है तो मरीज की आंखों और टेस्ट कार्ड के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो, इस तरीके की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट कार्ड है और यहाँ पर पेशेंट है। यहाँ पर क्या है? पेशेंट है। वो इस प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है तो 150, और वापस 100 यहाँ पर दूरी पर बैठा है। तो देखो, 100 और 100, यहाँ वाली 100 और 100, 200 और 50, ये 250 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 58 की तरफ। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक संकीर्ण प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से बाहर आने पर चित्रपट पर रंगों का सही क्रम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, रंगों का जो सही क्रम होगा वो होगा, सबसे जो नीचे रेड दिया हुआ है यहाँ पर PQR ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो रंगों का क्रम होगा वो लाल हरा नीला होगा। लाल हरा नीला होगा।
तो 58 का भी सही होगा। यहाँ पर सीक्वेंस में बेजानी हापे नाला से निकाल सकते हैं, विबग्योर लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक अपारदर्शी दीवार की सहायता से 3 बल्बों को एक प्रेक्षक की नज़रों से छिपा लिया जाता है। प्रेक्षक और बल्ब की स्थिति में कोई परिवर्तन के बिना यदि प्रेक्षक समतल दर्पण की मदद लेकर बल्बों को देखता है तो उसे कौन से बल्ब दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 159 के बी के अंदर 159 में यहाँ पर अगर प्रेक्षक देखे तो उसे पी और क्यू दिखाई देंगे। कौन से दिखाई देंगे? पी और क्यू वाले बल्ब उसको दिखाई देंगे। दो समतल दर्पण ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, एक आपतित किरण पी क्यू तथा ए बी पर 45 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए क्यू पर पड़ती है। यह किरण दर्पण सी डी पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो यहाँ पर पैंतालीस तो 45 डिग्री का ही कोण बनाएगी, क्योंकि ये देखो इधर 45 से ये परावर्तित होगी ऐसे, तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। तो यहाँ पर 45 और ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 60 का कौन सा सही होगा? सी। इसके बाद में 161 है, कौन से ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों, कौन से ग्रह पर? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से घरों के कौन से जोड़े को गैस जॉइंट कहा जाता है? तो शनि और बृहस्पति को कहा जाता है। किसको? शनि और बृहस्पति को कहा जाता है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र गलत। आकाशगंगा ग्रहों का समूह गलत। जो उत्तरी ध्रुव में दिखाई नहीं देते ध्रुव तारा गलत। पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला अरुण ग्रह, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 163 का डी जोड़ा सही है। इसके बाद में 164, धूमकेतु की पुंज सूर्य से विपरीत दिशा में होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर विकिरण दबाव इसका कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद में 165, दो दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। यदि प्रकाश की किरण दर्पण से 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। परावर्तन कोण ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। दिए गए चित्रों को देखें। तो यहाँ पर ये आँख है, पी क्यू आर एस, ये चित्र हैं। एक प्रेक्षक अपनी आंखें और बल्ब की अवस्था में परिवर्तन के में से प्रत्येक बल्बों के दर्पण में देखता है। तो यहाँ पर अगर वो आँख में परिवर्तन किए बिना देखे तो कौन से बल्ब, कितने बल्ब देख सकता है? वो 3 बल्ब देख सकता है जो सामने है उसके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला। धातु के बने चम्मच पर विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे नीचे दिए गए चित्र में आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये यहाँ से यह 90 डिग्री है, तो इधर वाला 90 में से 75 जाएगा तो 15 बच गया, और ये वाला 15 हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला 75 है। तो किसका कोण ज्ञात करें? नीचे दिए चित्र में आपतित और परावर्तित किरण के बीच का ही, तो ये क्या हो जाएगा? 15 15 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, 30 डिग्री। बांसुरी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर बांस के भीतर हवा के कंपन, बांसुरी के बीच हवा के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा? अवतल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 170 तक प्रश्न हल हैं कर लिए हैं। आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।